हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो हम कर रहे हैं जो 2019-20 में AKTU का मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का पेपर आया था, इसको सॉल्व। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे सेक्शन सी के अंदर जो इक्वेशन आया था इसको सॉल्व। ये क्वेश्चन था राइट द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनास्थेटिक एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोकेन। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा लिखेंगे लोकल एनास्थेटिक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो लोकल एनास्थेटिक्स जो होते हैं जब हम इनको टॉपिकली अप्लाई करते हैं। टॉपिकली अप्लाई का मतलब क्या हुआ, अगर हमें हाथ को सुन कराना है हाथ में अप्लाई कर लेंगे, पैर को सुन करवाना है पैर को पैर के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, या फिर लोकल इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन लगवा लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सेंसरी परसेप्शन होता है पेन का वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ बॉडी में लॉस हो जाता है। ठीक है, पेन हमें फील नहीं होगा, अगर कोई हमें चुभाई कुछ भी करे, सुई चुभाई कुछ भी करे, हमें फील नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें लिखना है क्लासिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करेंगे यहाँ। वैसे इसके क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, पर हमें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पूछा गया तो हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करेंगे। और स्ट्रक्चरली जो लोकल एनास्थेटिक होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक एस्टर्स और एक अमाइड। ठीक है, एस्टर्स के अंदर ये वाले ड्रग्स आते हैं यानी कोकेन, प्रोकेन, बेंजोकेन एंड टेट्राकेन। और अमाइड के अंदर आते हैं लिग्नोकेन, बोपिवाकेन, प्राइलोकेन, आर्टिकेन एंड रोपिवाकेन। ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम इनके एक एक दो ये जो एस्टर्स हैं या अमाइड्स हैं इनके एक एक दो स्ट्रक्चर्स भी बना देंगे, एक एक दो स्ट्रक्चर्स भी बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा गया है स्पेसिफिकली स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन लिखना है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बनाना हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए तो अभी हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ये हैं हमारे सारे के सारे, ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं एस्टर्स के, और ये यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं अमाइड्स के। अब देखिए ये आप याद कैसे रखेंगे कि कौन से एस्टर्स हैं कौन से अमाइड हैं। तो एस्टर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला जो एस्टर्स होते हैं इनका। तो अगर आप यहाँ पर इधर देखेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, एक R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और एक R हो गया ये, और बीच में यहाँ पे ये क्या है COO। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना है। अब देखो आपको क्या करना है बेसिकली कि यहाँ पर ये वाला ग्रुप हर किसी के अंदर होगा ही होगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग हर किसी के अंदर होगी ही होगी। ठीक है, यहाँ पर COO तो होगा ही होगा क्योंकि ये एस्टर ग्रुप है। तो आप देखेंगे, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए इतना स्ट्रक्चर तो सबके अंदर सेम ही है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर, और इवन N को भी इंक्लूड कर लो, यहाँ पर ये इतना स्ट्रक्चर तो सबके अंदर सेम ही है ना। तो आपको याद रखना है बेंजोकेन के अंदर तो सिंपल यही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर साइड में NH2 ऐड हुआ है। तो बेंजोकेन का तो यही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। प्रोकेन के अंदर क्या होता है, प्रोकेन के अंदर इधर तो सब सेम ही है यहाँ तक। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला जो एक हाइड्रोजन है CH3 में से, इसको यहाँ से रिप्लेस करवा देना है और ये वाला ग्रुप ऐड कर देना है ना। तो यही ही क्या बन जाएगा, प्रोकेन बन जाएगा। ठीक है, बस NC2H5 और C2H5 ये ऐड करवा देना है तो बन जाएगा प्रोकेन। और इधर आप टेट्राकेन देखेंगे तो टेट्राकेन में आपको क्या करना है, यहाँ पर C2H5 ऐड हो रहा है, यहाँ पर आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करना है CH3 और CH3। ठीक है, तो इधर की साइड का ये भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा, इधर भी आपको दोनों साइड ऐड करना है टेट्राकेन में, ये याद रखिएगा। तो टेट्राकेन में यहाँ पर जो NH2 थे दोनों जगह पे, बेंजोकेन में और प्रोकेन में, वो यहाँ पर एक साइड में N से ऐड हो जाएगा C4H9 और एक H ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे एस्टर्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अमाइड का स्ट्रक्चर का। तो देखिए अमाइड जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है RCONH2। ठीक है, ये होता है ना अमाइड का जो फॉर्मूला होता है। तो अब अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया R, और ये क्या हो गया CO, और ये क्या हो गया यहाँ पर NH2। ठीक है, एक H जो है वो यहाँ बेंजीन रिंग बनाने के लिए यूज हो गया है। तो आप इस तरीके से समझिए इसको कि ये वाला भी यही ही है। ठीक है, ये अमाइड ग्रुप ही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर भी देखिए इतना तो सेम ही है, इतना स्ट्रक्चर तो सेम ही है दोनों के अंदर ही, इतना ये सेम ही है ना। वैसे तो पूरा ही हम सेम मान सकते हैं, बस आपको क्या याद रखना है, ये जो लीडोकेन है यहाँ पर दोनों तरफ CH3 है, जबकि जो प्राइलोकेन है उसमें याद रखिएगा कि लीडोकेन में ये यहाँ वाला जो CH3 है, ये CH3 हमें यहाँ ना लिख के यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, इतनी चीज याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे नहीं है,
ये यहाँ पे CH3 यहाँ पे हमें ऐड कर देना, ये हो रहा ऐड। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे थोड़े से चेंजेस यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर दोनों साइड C2H5 C2H5 है, जैसे प्रोकेन में हमने पढ़ा था C2H5 C2H5, ठीक है। और यहाँ पर एक साइड में क्या है, जो हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर एक है C3H7, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप इनको याद कर लीजिएगा। बेसिक तो ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। एस्टर ग्रुप RCOOR होता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर अमाइड के अंदर आपको इतना स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इतना स्ट्रक्चर बिल्कुल पता होना चाहिए जो अमाइड वाला है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा था, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे होते हैं शिफ्ट। ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखिए यहाँ पे हमें बेंजोकेन का पूछा गया है, पर जितने भी लोकल एनास्थेटिक होते हैं सबका एक जैसा ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब देखिए जो जब भी पेन का परसेप्शन होता है, यानी जब भी हमें कोई सुई चुभ रहा है या कोई काट रहा है, तो हमारे पेन होता है वो कैसे होता है, कोई हमें काट रहा है, ठीक है, ब्लेड लेके कोई कटवट लगा रहा है, तो हमें पेन कैसे होती है, जैसे ही हमें कोई सुई चुभेगी तो क्या होगा, जो सोडियम चैनल है ना वो ओपन हो जाएंगे और यहाँ से सोडियम आयन आ जाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है। जब सोडियम आयन अंदर की तरफ आ जाते हैं तो सोडियम आयन की वजह से क्या होता है, जैसे ही अंदर बढ़ जाएंगे इसकी वजह से ही होता है डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है, जैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ वैसे ही हो जाता है एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया एक्शन पोटेंशियल। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो जाता है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो गया, उसके बाद में क्या होता है, इम्पल्स जनरेट हो जाती है। और ये जो इम्पल्स होती है यही ही जाती है ब्रेन में, और ये ब्रेन को सिग्नल देती है कि कोई सुई चुभ रही है ना, या कट रहा है या कुछ भी हो रहा है, और तब ब्रेन ही हमें करवाता है पेन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है, अगर हम इन सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर दें तो ये वाला प्रोसेस पूरा का पूरा होगा ही नहीं, है ना, समझ आ गया। तो यहाँ पर वही ही हुआ है पूरा। देखिए क्या होगा, ये जो सोडियम चैनल है हमने इनको ब्लॉक कर दिया, और इसको ब्लॉक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक लोकल एनास्थेटिक रिसेप्टर होता है, डिफरेंट कलर से बताती हूँ मैं। यहाँ पर ये है लोकल एनास्थेटिक का रिसेप्टर, ठीक है, इसको LA रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये हो गया लोकल एनास्थेटिक रिसेप्टर, और इस लोकल एनास्थेटिक रिसेप्टर पर ही जाके बाइंड हो जाते हैं लोकल एनास्थेटिक, ठीक है। ये लोकल एनास्थेटिक है और ये बाइंड हो गया यहाँ पे जाके। जैसे ही ये यहाँ पे जाके बाइंड होता है तो क्या होता है, ये है ना ऐसे करके बंद हो जाता है, और ये जब यहाँ पे बंद हो गया तो सोडियम आयन अंदर जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और जब सोडियम आयन अंदर नहीं जा पाएंगे, देखो यहाँ पर यही लिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, क्योंकि आपको पढ़ना तो यहीं से ही है, लोकल एनास्थेटिक्स जो होते हैं ये ब्लॉक कर देते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को, जिसकी वजह से एंट्री नहीं हो पाती है सोडियम की न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। सोडियम यहाँ से ऐसे बाहर नहीं जा पाएंगे, और जब ये ऐसे अंदर की तरफ, सॉरी बाहर नहीं अंदर, आपको याद रखना है, ये इंट्रासेल्यूलर एरिया है ना अंदर वाला, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर एरिया, तो हमें इंट्रासेल्यूलर लाना है। तो इंट्रासेल्यूलरली सोडियम आयन जो है वो आ नहीं पाएंगे, और जब ये नहीं आ पाएंगे तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं हुआ तो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन नहीं हुआ तो इंपल्स का कंडक्शन भी नहीं होगा CNS के लिए, यानी कि ब्रेन के लिए, और फिर लोकल एनास्थीसिया हो जाएगा, मतलब वहां पे कोई पेन ही नहीं होगी, मतलब लोकल एनास्थीसिया एक्शन वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली लाइन और एक इंपॉर्टेंट होती है कि जितने भी लोकल एनास्थेटिक होते हैं उनका जो एक्शन है वो pH डिपेंडेंट होता है, ठीक है। पेनिट्रेबिलिटी जो होती है लोकल एनास्थेटिक की वो इंक्रीज हो जाती है एल्कलाइन pH पे। क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो लोकल एनास्थेटिक को अगर एक्शन देना है तो इनको कहाँ आना पड़ेगा, इंट्रासेल्यूलर आना पड़ेगा। इंट्रासेल्यूलर आने के बाद ही ये रिसेप्टर से जाके बाइंड होते हैं, है ना। अगर ये अंदर नहीं आए तो ये यहाँ पे भी बाइंड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको अंदर आने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें एल्कलाइन pH। जब एल्कलाइन pH होगा तभी ये अंदर आ पाएंगे। तो इसीलिए जो pH होता है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है लोकल एनास्थेटिक का एक्शन। जितना ज्यादा pH ज्यादा होगा, जितना उतना ही ज्यादा
ये लोकल एनास्थेटिक अंदर आ पाएंगे, ठीक है। मतलब बेसिक पीएच होगा तो लोकल एनास्थेटिक उतना ही ज्यादा अंदर आ पाएंगे और उतना ही ज्यादा लोकल एनास्थीसिया प्रोड्यूस हो पाएगा। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।